हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस फिज़िक्स। सो हम कर रहे हैं मेरिटोरियस लेक्चरर एग्ज़ाम के सॉल्यूशंस और दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू बैच फॉर मास्टर केटर एंड लेक्चरर केटर. सो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन. And moreover, don't forget to like the videos and subscribe my channel and to press the bell icon for the latest updates. So चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सो 2 पार्ट्स तक हमने 40 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे. सो लेट्स बिगिन विद 41. So the question is, if the speed of light were 2/3 of its present value, then the energy released in the nuclear explosion will be decreased to a factor. कि अगर स्पीड की लाइट हम 2/3 कर दें इसकी प्रेजेंट वैल्यू से, तो जो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी डिक्रीज हो जाएगी. सो लेट्स सी द सोल्यूशन. सो वी हैव गिवन द वैल्यू सी डैश, जो हमें न्यू वैल्यू गिवन है सी डैश की, दैट इज़ 2/3 ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी. और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी कितनी होती है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो हम फॉर्मूला लगाएंगे एनर्जी रिलीज के लिए, द वन एंड ओनली फॉर्मूला दैट इज आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. और अगर हम चेंज वैल्यू के लिए देखें सी डैश के लिए, तो वो हम डिनोट कर लेते हैं ई डैश न्यू एनर्जी. सो न्यू एनर्जी बन गई हमारे पास एम सी डैश स्क्वायर. सो हेयर वी विल फिल द वैल्यू ऑफ सी डैश दैट इज 2/3 सी एंड वी विल गेट द 4/9 mc स्क्वायर. अब ये आ गई न्यू एनर्जी. जो पहले एनर्जी थी दैट वाज mc स्क्वायर. अब जो न्यू एनर्जी आ गई विद द चेंजिंग वैल्यू ऑफ सी डैश, वो हमारे पास आ गई 4/9 mc स्क्वायर. तो हमें उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द डिक्रीज इन एनर्जी. तो कितनी एनर्जी डिक्रीज हुई, दैट विल बी गिवन बाय E माइनस ई डैश. सो ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हमने, ई डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी एंड आफ्टर माइनस, तो हमारे पास आंसर आ गया दैट इज़ 5/9 mc स्क्वायर. एंड अकॉर्डिंग टू दिस B option is correct. Question number 42. Dispersion relation of a certain wave is omega is given, where omega is angular frequency, k wave vector, c speed of light, m is equal to constant, and we have to find the group velocity vg ऑफ द वेव हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. मीन्स हमें डिस्पर्शन रिलेशन दिया हुआ है और हमें ग्रुप वेलोसिटी के लिए फर्दर हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी. सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ओमेगा, जो हमें रिलेशन दिया है उससे ग्रुप वेलोसिटी. सो एज ओमेगा इज गिवन सी स्क्वायर के स्क्वायर एम प्लस एम स्क्वायर अंडर द रूट. सो जो ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दैट विल बी द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू के, दैट इज डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी के. तो सिंपली हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू के. तो ये मैंने डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगा दिया और मेरे पास जो आंसर आ गया दैट आई हैव गिवन इक्वेशन नंबर 1. अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि जब के ज़ीरो और इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो जो ग्रुप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी. ठीक है. सो ये एक तो मैंने ये वाला फॉर्मूला इक्वेशन 1 बना दिया. अब इन्फिनिटी के लिए सॉल्व करने से पहले मैंने इसको एक और मॉडिफाइड रिलेशन बना दिया कि जहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है इसमें डिनोमिनेटर में से मैंने के स्क्वायर था जो, उसमें से के अंडर रूट के बाहर निकाल लिया और उसको ऐसे सॉल्व कर लिया. ठीक है. सो हमारे पास एक और रिलेशन आ गया दैट इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 2 सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर. नाउ लेट्स सी. सो जब के ज़ीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है, तो इसका आंसर हम निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. सो देखिए आप इक्वेशन नंबर 1 में क्या है कि जो के है दैट इज़ हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी जी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के. ठीक है. सो अगर के ज़ीरो हो गया, अगर के ज़ीरो हो जाएगा तो ग्रुप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगी. मीन्स सो व्हेन के अप्रोचेज टू ज़ीरो ग्रुप वेलोसिटी अप्रोचेज टू ज़ीरो. नाउ फॉर के अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, जब के इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा सो वी विल यूज़ द सेकंड इक्वेशन, द मॉडिफाइड ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन. सो यहाँ पे जब मैंने एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर की जगह पे मैं यहाँ पे इन्फिनिटी फिल करूँगी तो वो एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी वाली टर्म क्या बन जाएगी, पूरी ज़ीरो.
ठीक है। सो हमारे पास अंडर रूट में क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर में से सी क्या निकल जाएगा, अंडर रूट के बाहर, एंड 1 सी विल कैंसिल विद सी एंड वी विल गेट द आंसर सी। सो इसकी ऑप्शन जो बनेगी दैट विल बी, करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, कि जब k 0 को अप्रोच करेगा तो vg अप्रोच करेगा 0 को, व्हेन k अप्रोचेज टू इन्फिनिटी vg विल अप्रोच टू c। ओके, सो दिस विल बी द राइट आंसर डी। Question number 43 is given sigma x, sigma y, sigma z are Pauli spin matrices, then the value of commutator sigma x, sigma y is, so हमें sigma x, sigma y का commutator फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो आप पूरा डिटेल में करोगे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू सब्सिट्यूट करके, कॉम्यूटेटर का रिलेशन ओपन करके, और अदरवाइज़ अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला इनकी जो स्पिन मैट्रिसेस हैं, पॉली स्पिन मैट्रिसेस की, अगर इनको आपकी प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न हैं तो आप इसका डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हो। सो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी कैसे होगी। सो वी हैव टू फाइंड द कॉम्यूटेटर ऑफ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस ऑफ सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। ठीक है। सो अब हमें इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे पॉलीस्पिन मैट्रिसेस की वैल्यूज़ लिख दी हैं। सो सिग्मा एक्स होता है 0 1 1 0, सिग्मा वाई 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, एंड सिग्मा जेड होता है 1 0 0 माइनस 1। सो सबसे पहले कॉम्यूटेटर का हमने रिलेशन लगाया, ये है सिग्मा एक्स की वैल्यू, ठीक है, सिग्मा वाई, एंड दिस इज सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से जब हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करते हैं, वो मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू आ गई, और ये वाला वैल्यू आ गई हमारे पास सिग्मा वाई सिग्मा एक्स की। जब इन दोनों को मैंने माइनस किया, सो आई विल गेट 2 आयोटा 0 0 माइनस 2 आयोटा। सो इसमें से मैंने 2 आयोटा क्या निकाल लिया, कॉमन। सो मेरे पास पीछे बच गया 1 0 0 माइनस 1, एंड 1 0 0 माइनस 1 इज सिग्मा जेड। सो मेरे पास आंसर आ गया दैट इज़ 2 आयोटा सिग्मा जेड। सो कॉम्यूटेटर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का हमारे पास कितना आ गया, 2 आयोटा सिग्मा जेड, एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 44. According to quantum mechanics for the particle in a box, the energy levels are discrete। और तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें बताना है कि जब पार्टिकल एक बॉक्स में प्रेजेंट होता है तो उसके एनर्जी लेवल्स क्या कैसे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, इक्वी स्पेस्ड होते हैं, कॉन्टीन्यूस होते हैं, कौन सी वैल्यूज़ होती हैं। So this is the relation for the energies of a particle in a box for nth value where n will start from 1 to 3 and so on up to। ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो En है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। सो अगर हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करेंगे तो उसके लिए n कितना हो जाएगा 1, तो E1 हमारे पास आ जाएगा दिस वैल्यू दैट इज़ पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m ए स्क्वायर। फॉर n इज इक्वल टू 2, ठीक है, E2 हमारे पास बन जाएगा 4 टाइम्स E1, मैंने उसको E1 की टर्म्स में लिख लिया, आप वैल्यूज़ भी सब्सिट्यूट कर सकते हो। ठीक है। एंड E3 कितना आ जाएगा 9 टाइम्स E1। सो अब आप तीन वैल्यू से आप देख सकते हो कि जो E1 है, E2 है एंड E3 है, इनमें डिफरेंस कितना है। यहाँ पे मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ किया है। फर्स्ट है E1, उसके बाद जो लेवल आएगा उसकी एनर्जी है 4 टाइम्स E1, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेवल है, उसकी एनर्जी है 9 टाइम्स E1। सो ये आपको फॉर्मूला देख के ही पता लग रहा है कि जो वैल्यूज़ हैं दैट आर डिस्क्रीट नॉट कॉन्टीन्यूस। E1 के हमारे पास डायरेक्टली 2 टाइम्स E1 नहीं आ रहा, तो हमारे पास आ रहा है 4 टाइम्स E1, ठीक है। और थर्ड लेवल की जब हम निकालते हैं वो आ रहा है 9 टाइम्स E1। सो अगेन कि ये डिस्क्रीट तो है ही, और साथ में साथ ही क्या है, ये नॉट इक्वी स्पेस्ड। जैसे जैसे इनकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, जैसे n इज इक्वल टू 4 के लिए अगर हम ड्रॉ करें तो वो आएगा 16 टाइम्स E1। तो आप स्पेसिंग देख सकते हो कि इनमें जो स्पेसिंग है दैट इज़ नॉट सेम दो एनर्जी लेवल्स में, ठीक है। सो दैट मीन्स कि जो पार्टिकल इन ए बॉक्स है उसकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट भी होते हैं एंड दैट आर नॉट इक्वी स्पेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन। तो इसका आंसर है, ये हम डायरेक्ट करते हैं, इसका आंसर है दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैसेज। 46 क्वेश्चन इज एट लो टेम्परेचर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो ये भी हमारे पास एक जो रिजल्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल्स का जो आर्टिकल होता है उसमें हम जो डिबाई थ्योरी हम करते हैं उसमें यही होता है कि लो टेम्परेचर्स पे जो स्पेसिफिक हीट होती है
that is directly proportional to cube of the temperature. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. ऑप्शन ए में जैसे हमारे पास ए टी क्यूब लिखा है, सो एयर ए रिप्रेजेंट द कॉन्स्टेंट. जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक कॉन्स्टेंट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a sample of ideal gas with initial pressure P and volume V is taken through an isothermal expansion process during which the change in entropy is delta S. The universal gas constant is R. Then the work done by the gas is. अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो मेथड हैं, दोनों डिफरेंट मेथड हैं. एक तो हम मेथड यूज़ करेंगे बाय यूजिंग द थर्मोडायनेमिक्स लॉज, और दूसरा हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग यूनिट्स और डायमेंशन एनालिसिस. लेट्स सी द सोल्यूशन. So the first method is by using first law of thermodynamics. So according to first law of thermodynamics हमारे पास क्या होता है कि delta Q will be equal to delta W plus du, where Q represent the heat, W represent the work done and du represent the change in internal एनर्जी. ठीक है, सो नेक्स्ट मैंने इसके फॉर्मूलाज फिल कर दिए कि अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास थर्ड लॉ होता है उसके अकॉर्डिंगली डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है, सॉरी सेकंड लॉ होता है, दैट इज़ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू टी डी एस. डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन हमारे पास क्या होता है, पी डी वी, और डी यू मैंने एस एच लिख लिया. ठीक है, सो हमें प्रोसेस गिवन है दैट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है. सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, ज़ीरो, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज़ द ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस, सो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है. सपोज ये वाली इक्वेशन में से हमारे पास क्या बच गया, टी डी एस इज इक्वल टू पी डी वी, और पी डी वी को फिर मैंने चेंज कर दिया डेल्टा डब्ल्यू में. क्यों, क्योंकि हमें जो ऑप्शन में ऑप्शन पूछा है, जो आंसर है वो क्या निकालना है, हमें वर्क डन निकालना है. ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमें ज़रूरत नहीं पड़ेंगी. अब नेक्स्ट क्या है, अब हमें जो फॉर्मूला निकालना है वो निकालना है हमें एंट्रोपी की टर्म्स में. ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, यहाँ पे देखिए हमारे पास टी डी एस तो है, डी एस तो है ही, चेंज इन एंट्रोपी तो हमारे पास गिवन है, बट जो ऑप्शंस हैं उसमें टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है यहाँ पे हमें कांस्टेंट भी दिया हुआ है. तो हम यूज़ करेंगे द आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज़ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली टी की. टी हमारे पास आ गया पी वी डिवाइडेड बाई एन आर, एंड आई हैव सब्सटीट्यूटेड दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन में हमें जो डी एस की जगह पे उन्होंने क्या मेंशन किया था, डेल्टा एस, सो यहाँ पे मैंने डेल्टा एस चेंज कर दिया. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारे पास आंसर आ गया कि जो वर्क डन है दैट इज़ पी वी डेल्टा इज डिवाइडेड बाय एन आर, एंड आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए. सो ये तो था हमारे पास फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बाय यूजिंग यूनिट्स और डायमेंशंस आप यूज़ करके इसको फाइंड कर सकते हो. उसमें क्या करना है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को क्या करना है, मैच करना है. या तो आप डायमेंशन फार्मूला यूज़ कर सकते हो या आप यूनिट्स यूज़ करते हो. मैंने जो यहाँ पे निकाला है वो मैंने निकाला है बाय यूजिंग यूनिट्स. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये किसकी यूनिट है, प्रेशर की. ठीक है, वॉल्यूम की कितनी है, मीटर क्यूब. एंट्रोपी की कितनी होती है हमारे पास, जाउल पर सेकेंड. ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, एंड गैस कांस्टेंट का कितनी यूनिट होती है, दैट इज़ जाउल पर केल्विन पर मोल. ठीक है, तो इस सभी यूनिट्स को कट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, न्यूटन मीटर. और न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती है, दैट इज़ वर्क डन. सो आप इस तरीके से भी, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको फॉर्मूला पूछा गया हो कि इसका क्या होता है, तो अगर आपको दूसरा मेथड नहीं आता, सो यूनिट्स और डायमेंशन वाला मेथड बेस्ट होता है इसमें कैलकुलेट करने के लिए, आपको पता चल जाएगा. मैंने अभी यही ऑप्शन उठाई क्योंकि हम पहले मेथड में ये आंसर फाइंड कर चुके थे. आप कोई और ऑप्शन भी ट्राई करके देख सकते हो, इसके अलावा आपका आंसर सही नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल. सो इसका आंसर अभी मैंने जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने वहाँ पे लिखा था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू. ठीक है, तो यू के साथ मैंने किसकी रिप्रेजेंटेशन दी है, डी की, और क्यू और डब्ल्यू है वो उनके साथ क्या लिखा है, डेल्टा. सो डेल्टा इनके साथ इसीलिए लिखा जाता है कि दोनों क्वांटिटीज़ जो वर्क हैं और हीट हैं दैट आर नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल,
और ये पाथ डिपेंडेंट होती हैं, इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, इसीलिए इनको एग्जैक्ट डिफरेंशियल पे हम नहीं लिख सकते, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारा राइट ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एंट्रोपी होती है वो भी क्या होती है, परफेक्ट डिफरेंशियल होती है, इंटरनल एनर्जी भी परफेक्ट होती है, और जो हेल्मट्स फ्री एनर्जी होती है दैट इज़ ऑल्सो एन perfect differential. So not an exact differential is the only option left is dq, that is heat absorbed or heat released. So the right option is option number C. Okay, question number 49. 49 में उन्होंने पूछा है कि a certain p channel enhancement type MOSFET has VGS is equal to -2 volt. इफ़ VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट देन द ड्रेन करंट इज़। अब मॉसफेट में क्या है कि जो हमें वोल्टेज दी है दैट इज़ VGS इज़ गेट टू सोर्स वोल्टेज, वो क्या दी है हमें 0 वोल्ट। तो ड्रेन करंट क्या होगा, जब हम उसको हमने स्टार्ट ही नहीं किया जो हमारा चैनल है, तो उसमें जो ड्रेन करंट होगा वो कितना होगा, दैट इज़ 0। ये नॉलेज बेस्ड आप क्वेश्चन समझ सकते हो कि अगर आपको मॉसफेट की वर्किंग पता है तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 0। नेक्स्ट इज the forbidden gap for germanium is 0.72 electron volt and that for silicon is 1.1 electron volt. Hence it can be concluded that कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के एनर्जी गैप है उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए इनमें मोबिलिटी का उन्होंने पूछा हुआ है, तो मोबिलिटी में इसमें अकॉर्डिंग टू मी द राइट ऑप्शन इज दैट इज़ डी, जर्मेनियम इलेक्ट्रॉन हैव मच हायर मोबिलिटी देन सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो मोबिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फील्ड की वैल्यू जितनी कम होगी, जो वेलोसिटी है उनकी मोबिलिटी है वो क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन द करेक्ट ऑप्शन मे बी ऑप्शन डी। Question number 51. The cathode of a Zener diode in a voltage regulator circuit is more positive, less positive than anode and the rest options. So Zener diode हमारे पास क्या होती है कि जो Zener diode होती है that is always reversed biased. ये हमारे पास होता है कैथोड और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है that is एनोड, ठीक है। तो ये रिवर्स बायस होगी, तो ये पॉजिटिव है तो इसके साथ कौन सा टर्मिनल जाएगा, बैटरी का नेगेटिव, और लास्ट में क्या होगा, पॉजिटिव। सॉरी मैंने टर्मिनल ऑपोजिट लिख दिए। सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ जीनर डायोड। सो पॉजिटिव होता है एनोड और नेगेटिव होता है कैथोड, और जीनर होती है ऑलवेज रिवर्स बायस फॉर ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, ठीक है। तो एनोड इसका जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल पे और कैथोड जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल पे, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास ऑप्शन बन जाएगी दैट इज़ द कैथोड ऑफ ए जीनर डायोड इज मोर पॉजिटिव देन एनोड। नेक्स्ट इज फॉर अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स द वेव फंक्शन साई R1 R2 विल बी। सो ये जो ऑप्शंस गिवन है अकॉर्डिंग टू मी द ऑप्शंस क्या है वो इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। इनमें से कोई ऑप्शन आप मतलब बोल नहीं सकते कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सो फॉर द टाइम हम जब तक इसकी जो फाइनल आंसर की नहीं आती इस क्वेश्चन को हम लीव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट टेक प्लेस विद फ्री इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और इसकी आंसर आएगा दैट इज बिकॉज ये सी, the law of conservation of energy and linear momentum cannot be conserved simultaneously. Next question is 54, that is glasses are crystalline solids, liquids, super cooled liquids and non crystalline liquids। तो जो glasses हमारे पास बनते हैं वो होते हैं super cooled liquids। Okay, so this is the third part of the video। अगर आपको ये आंसर्स की एक्सप्लेनेशन और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल अगेन एंड फॉर मोर। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से के साथ और ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।